तो सबको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि भाई ट्रायम्फ ने अपनी 2 न्यू बाइक को लॉन्च किया है। तो उसमें से जो पहली है वो है स्पीड 400 और जो दूसरी है स्क्रैम्बलर 400। तो ये दोनों अपने बिगर सिस्टर्स या फिर ब्रदर्स बोल सकते हो, उनके ऊपर बेस्ड है, बट टोटली डिफरेंट सिंगल सिलेंडर है। तो हम लोग डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स, कॉम्पिटिशन सेगमेंट के ऊपर बात करेंगे, देखते हैं क्या है, कैसा पैकेज है, ओवरऑल थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद में। अगर आपको पता है कि नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पार्टनरशिप है ट्रायम्फ की वो है बजाज के साथ में। तो बजाज ने ऑलरेडी इसका बता दिया है, बहुत टाइम से चल रहा था, बहुत सारी लीक्स आ चुकी थी कि भाई ये लोग प्रोडक्शन वगैरह, डीलर सेटअप वगैरह वो सब में ध्यान देंगे, और ट्रायम्फ ओवरऑल चीज़ें जो सेल्स वगैरह है बाइक से रिलेटेड होना, वो सारा काम किया गया है। तो ये देख के अच्छा लगता है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के साथ में एक अच्छा कोलैब हुआ है, और उसके थ्रू जो बाइक निकली है वो काफ़ी डिसेंट और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब इंप्रेसिव है देखने में। और फर्स्ट लुक और प्राइसिंग तो एक नंबर, बहुत ज़बरदस्त प्राइसिंग दी गई है। तो इसी के ऊपर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाके बात करेंगे जो आपको बाकी वीडियोस में ना मिला हो। ऑल्दो मैं वॉक अराउंड नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत ही जल्दी जैसे मुझे चांस मिलेगा मैं जाऊँगा और वॉक अराउंड करूँगा, बट आज हम लोग स्पेसिफिकेशन, प्रोज एंड कॉन्स और इस सेगमेंट में उनके कितने कॉम्पिटिशन है उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। तो सबसे पहले दोनों बाइक्स के स्पेक्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये बात हो गई तो उसके बाद हम लोग बाकी सारे बात कर सकते हैं। तो अगर हम पावर की बात करेंगे दोनों बाइक्स के अंदर, तो 40 bhp का पावर मिल जाता है 8000 RPM पे, और 37.5 Nm ऑफ टॉर्क मिल जाता है 6500 RPM पे। ये एक ब्रांड न्यू इंजन है, ऑब्वियसली सिंगल सिलेंडर इंजन है, 6 स्पीड का आपको इसके अंदर गियर बॉक्स मिल जाएगा। ओवरऑल काफ़ी एक अच्छी फिट एंड फिनिश, आपको अलॉय व्हील्स वगैरह, ड्यूल चैनल ABS से लेके हर चीज़ आपको मिल जाएगी। मोस्ट ऑफ द जो आपको चीज़ें होनी चाहिए वो सारी की सारी इसके अंदर अवेलेबल है। और अगर आपको डिटेल स्पेक्स के बारे में जानना है तो आप किसी भी साइट, बाइक वाले या फिर किसी कार देखो, बाइक देखो पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको ज़रूरी मिल जाएंगे सारे डिटेल स्पेक्स है। ऑब्वियसली यहाँ पे बता के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, बट हम लोग अपने जो टॉपिक पे आते हैं फटाफट आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं बात करने वाला हूँ वो है इसकी स्टाइलिंग। स्टाइलिंग बहुत ही ज़बरदस्त दी गई है। मुझे पर्सनली स्क्रैम्बलर का स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ADV चला रहा हूँ, तो मेरे पास में BMW G310 GS है, तो काफ़ी बायस्ड हूँ मैं एडवेंचर बाइक को लेके, बट स्टिल स्क्रैम्बलर लुक्स वेरी गुड। बट अगर प्रीमियमनेस की बात करेंगे तो जो स्पीड 400 है वो काफ़ी बेहतरीन दिखती है, काफ़ी मॉडर्न, काफ़ी क्लासी, और ओवरऑल फिट एंड फिनिश तो वैसे मैंने बताया आपको बहुत ही बेहतरीन है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। तो स्टाइलिंग एंड डिज़ाइन गेट्स A+ फ्रॉम मी, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ऐसा कुछ ये देख के। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइसिंग की बात करते हैं, तो प्राइसिंग पे जो लॉन्च हुई है वो 2,33,000 एक्स शोरूम दिल्ली पे लॉन्च हुई है, और फर्स्ट 10,000 कस्टमर्स को 10,000 रुपये ऑफ है। तो इफेक्टिव जो एक्स शोरूम आपको लगेगी वो है 2.23 लाख रुपीज़। तो बहुत ही बेहतरीन फाड़, मतलब आप जिस तरीके की स्पेसिफिकेशन आपको दिख रहे हैं और जिस तरीके का आपको पावर, टॉर्क, क्वालिटी, एवरीथिंग जो चीज़ें दी गई है वो इस प्राइस पे तो मुझे तो स्टील लग रहा है। मतलब भाई अगर मेरे पास होते पैसे, अगर मेरे पास इस समय मुझे कोई दो से 2.5 लाख के आसपास की कोई बाइक लेनी रहती, मैं आँख बंद करके ये उठा लेता। ऑल्दो आपको ये डिसीजन लेने के लिए मैं थोड़ा सा आपको हेल्प करूँगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा और जाएंगे इसके अंदर कि इसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स, ज़्यादा तो नहीं गिनेंगे, 3 प्रोज एंड कॉन मैं बताऊँगा आपको, जो मुझे लगता है स्पेसिफिकली, जो मुझे फील हुए, जितने मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे हैं, जितने मैंने जो न्यूज़ वगैरह को देखा है, एवरीथिंग के बारे में, हर चीज़ की जो 3 मेजर पॉइंट्स हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स में। तो जो पहला मेजर प्रो होने वाला है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन। बहुत ही बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी दी गई है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये काफ़ी अच्छा और टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी है। जो ट्रायम्फ के जो स्टैंडर्ड्स है वो काफ़ी ज़्यादा फॉलो किए गए हैं। बजाज की मैन्युफैक्चरिंग ऑब्वियसली वो KTMs वगैरह बनाते आ रहे हैं, तो उनको पता है हाई क्वालिटी पार्ट्स कैसे डिलीवर करने हैं, तो वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा कि क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। ऑल्दो थोड़े बहुत नेट पिकिंग आप कर सकते हो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है। अगर 2.33 लाख में भी अगर आप इसकी बात करोगे तो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि ये जो क्वालिटी है वो 3.5 ऐसा ही कुछ में आपको प्राइसिंग पे मिलने वाली, उसके नीचे मुश्किल मिलती है, बहुत ही कम इतनी अच्छी क्वालिटी की आपको बाइक इतने कम प्राइस पे मिलेगी। और जो सेकंड पॉइंट होने वाला है वो इसका पावर एंड टॉर्क। पावर टॉर्क बहुत ही बेहतरीन लगा, 40 bhp बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब इसके जो सेगमेंट में है वो ऑलमोस्ट 23, 27 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 34, तो ये सब कुछ है। अगर हम KTM के बारे में हटा देंगे तो ये मोस्टली बाकी सब लोग इसी रेंज में खेलते हैं, बट 40 bhp इज़ वेरी गुड। टॉर्क भी अच्छा है, टॉर्क ऑलमोस्ट 37.5 Nm का है, तो काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी ग्रंटी होने वाली बाइक। और इसका टॉप एंड होने वाला है वो भी काफ़ी एग्रेसिव होगा। मुझे लग रहा है अगर 40 bhp की है तो आराम से ये 180 टच कर लेगी, 180, 190
कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर हम पावर फिगर्स के हिसाब से देखेंगे तो इसका टॉर्क किकिंग करता है 6500 आरपीएम पे, जो काफ़ी मिडल में आता है, राइट। तो इनिशियली आपको थोड़ा बहुत गियरिंग का इशू आ सकता है, बट आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा टॉर्क को हिट करने के लिए, मैक्सिमम टॉर्क को, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जो तीसरी जो मेजर पॉइंट मुझे प्रोज इसका मैं बताऊंगा आपको, वो है इसकी प्राइसिंग जैसे मैं अभी तक बोलते आ रहा हूँ, प्राइसिंग ऑन पॉइंट इसकी प्राइसिंग है। मतलब इससे बेहतरीन इसकी प्राइसिंग हो नहीं सकती, इससे कॉम्पिटिटिव प्राइस हो नहीं सकती थी, क्योंकि भाई ये जो प्राइसिंग है तबाह कर सकती है। ऑब्वियसली ये आने वाले कुछ महीनों में या सालों में बढ़ सकती है प्राइसिंग, क्योंकि ऐसा ही होता है जब कोई बाइक लॉन्च होती है, उसकी काफ़ी इंट्रोडक्टरी प्राइस या फिर काफ़ी कम प्राइस पे उसको रखा जाता है। जैसे डिमांड बढ़ती जाती है वैसे उसको 5-10 हज़ार रुपये से बढ़ाते रहते हैं हर क्वार्टर में। तो ये होने वाला है, तो अगर आप सोच ही रहे हो तो ज़्यादा देरी मत करो, पर उससे पहले मेरे कॉन्स भी सुन लो। तो 3 जो मेजर कॉन्स मुझे लगे हैं, ये देखो ये मेरी तरफ से है, मैं इसके कोई बैड माउथिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये 3 चीज़ें थोड़े बहुत कहीं ना कहीं कमी लगी मुझे अंदर। बट ऑल्दो प्राइस का जस्टिफिकेशन तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बट चलो बात ही कर लेते हैं कौन सी 3 चीज़ें। तो पहला जो चीज़ है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी बेसिक है, ऑल्दो काफ़ी लोगों को बेसिक चीज़ें बहुत पसंद आती है, जिसके अंदर ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं रहता। ऑल्दो इसके अंदर जितनी चीज़ें चाहिए आपको, गियर पोजीशन इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह सब आपको मिल जाएंगे, ट्रिप मीटर वगैरह सब कुछ, सर्विस इंटरवल वगैरह सब मिल जाएगा। बट जो मेजर है वो है LCD स्क्रीन। बाकी जो कंपटीशन है, जो हार्ली अभी आई है, उनमें भी LCD स्क्रीन मिल रही है, KTM में आपको LCD स्क्रीन मिल जाती है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ कमी हो गई, बट स्टिल प्राइस को कंपैरेटिवली देखा जाए तो, और ओवरऑल बाकी जो चीज़ें मिल रही है वो तो अच्छी है। बट स्टिल अगर पॉसिबल हो पाता LCD स्क्रीन का तो मज़े आ जाते, तो मतलब उसमें हर चीज़ हो जाती है अवेलेबल, बट स्टिल अभी के लिए नहीं है। तो ये एक मुझे छोटा एक कॉन लगा। सेकंड जो कॉन होगा वो है ट्रायम्फ का डीलर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन आप बोल सकते हो, बहुत ही लिमिटेड है, ऑलमोस्ट अराउंड 13-14 ट्रायम्फ के डीलर्स है, और वो भी इतने ज़्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिव काम नहीं करते, क्योंकि काफ़ी सुना है मैंने कि यार कुछ अच्छे से सर्विस वगैरह होती नहीं है, तो क्वालिटी इतनी मेंटेन रखी नहीं गई है। तो शायद आने वाले दिनों में उन्होंने प्रॉमिस तो किया है 100 से 120 डीलर्स वो लोग नए लोकेशंस पे लाने वाले हैं। तो देखते हैं वो कितने जल्दी आते हैं। उसका टारगेट मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर तक रखा गया है कि जितनी जल्द तो बट ये डिपेंड करेगा कि यार कितनी बाइक की सेल हो रही है। ज़्यादा सेल होगी तो वो जल्दी जल्दी डीलर्स खोल सकते हैं, और एल्स अगर सेल इतनी ज़्यादा नहीं हुई तो फिर आपको डीलर्स भी इतने नहीं मिलेंगे। और करंट टाइम की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अगर बहुत ज़्यादा लॉट में भी अगर 6 महीने में अगर बाइक्स बिक गई तो सर्विस सेंटर पे एक तो दूर होने वाला है, ऊपर से बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे भीड़ मिलने वाली है, फिर साथ में पार्ट्स की अवेलेबिलिटी पे भी एक क्वेश्चन है। हाँ ऑब्वियसली बजाज बना रहा है, बजाज की प्रोडक्शन है, तो आपको पार्ट्स की इतनी ज़्यादा किल्लत नहीं पड़ने वाली, बट स्टिल जब आपके पास में एक मतलब डीलर्स कम हैं और बाइक ज़्यादा हो जाती है तो तब बहुत इशू आ सकता है। और जो लास्ट कॉन है वो मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है नेट पिकिंग है, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द बाइक्स में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एटलीस्ट दे देनी चाहिए थी। ऑल्दो अगर आप चलो आप TFT नहीं दे पा रहे हो, अदर फीचर्स नहीं दे पा रहे, तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देना मतलब बन सकता था, क्योंकि आपको हाइनेस में मिल जाता है आजकल, RE भी देना चालू कर दी है, फिर होंडा के सस्ते बाइक्स में भी, TVS में भी, तो सब में मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक चीज़ वो लोग कर सकते थे, बट इसके अलावा मुझे कुछ और ऐसा कोई स्पेसिफिक कॉन नहीं लगा। एक मेरी तरफ से एक ये हो सकता है कि भाई मुझे एक चीज़ की जो चिंता है वो है इसके वाइब्रेशन लेवल्स। अभी तक राइड रिव्यूज़ किसी तरह से आए नहीं और ना ही मैंने चलाया है। जहाँ तक मैंने सुना है कि वाइब है इसके अंदर और थोड़े अच्छे खासे वाइब्स है, तो देखने में आएगा कि जब एक्चुअल में जब इसके राइड रिव्यू होंगे, जब राइड करेंगे तब कितने वाइब्रेशन और कब किक इन करते हैं। अगर टॉप एंड पे किकिंग कर रहे हैं तो कोई इश्यूज़ नहीं है, बट अगर ये 60-70 से ही वाइब्रेट करना चालू कर देगी तो फिर वो इशू आ सकता है। ये सेम इशू अपाचे के RR 310 जो थी वो बहुत ही अच्छी बाइक है, उसके साथ में यही एक इशू आया था। जो इनिशियल जो बाइक्स थी उसमें काफ़ी वाइब्रेशंस थे और काफ़ी मतलब वाइब्रेशन से लेके काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही थी, तो उसके कारण उसका सेल इतना हो नहीं पाया। और उसके बाद में उन्होंने वाइब्रेशन वगैरह काफ़ी कम करने की कोशिश की भी, बट स्टिल वो उतनी ज़्यादा पिकअप नहीं कर पाई, क्योंकि ज़्यादातर रिव्यूज़ में वाइब्रेशन तो लोग डर जाते हैं कि भाई कहाँ इतने ज़्यादा वाइब्रेशन। हाँ लोग थंडरबर्ड वगैरह या मतलब पुरानी जो RE की बाइक्स है उस पर से भी शिफ्ट करते हैं, तो उनको डर लगता है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि भाई कितना वाइब्रेट वो करती थी। ऑल्दो RE ने तो कमाल कर दिया है कि भाई अभी तो वाइब्रेशन का नामो निशान नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे अगर वो लोग वाइब्रेशन को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि टाइगर 850 वगैरह है उसमें भी मैंने सुना है, 900 वगैरह में मैंने सुना है वाइब्रेशंस आते हैं, तो बट स्टिल
होपफुली ये वाइब्रेशन को ज़्यादा ना रखे और मिनिमल वाइब्रेशन रहे, कैरेक्टरिस्टिक मिले तो उसमें मज़ा आ जाता है। बट ज़्यादा वाइब्रेशन जो आपको टेंशन दे दे यार, फिर उसमें मज़ा ख़राब हो जाता है राइड का। तो चलो लगे हाथ हम लोग इसके कंपटीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मेजर कंपटीशन होने वाला है वो है आरी। तो क्लासिक इसकी मीटियोर हो गई 350, क्लासिक 350 हो गई। तो ये जो सेगमेंट है इसके अंदर ज़्यादा ये भिड़ने वाली है। तो ये एक सेगमेंट के अंदर ऑब्वियसली रहेगा। हंटर के बारे में बात नहीं करूँगी, हंटर काफ़ी ऑलमोस्ट 60-70 हज़ार रुपये सस्ते मिलती है, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड करके मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत पड़ेगी। पर स्टिल वहाँ डिज़ाइन लैंग्वेज के बारे में देखेंगे तो हंटर कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी रखती है इस चीज़ से। बट स्टिल जो मेजर कंपटीशन होने वाला है वो तो BMW की जो 310 है, या फिर RR 310 है, फिर KTM की 390 हो जाए, फिर हार्ले की जो नई 440 XI है उसके साथ में कंपटीशन मेन है। और फिर साथ में और भी जो बाइक है जावा की, जितनी भी न्यू रेट्रो बाइक्स है उनके साथ में तो रहेगा, क्योंकि ये 2 लाख से 3 लाख के बीच में सारा अभी के लिए तो यही गेम चल रहा है कि भाई 2 लाख से 3 लाख के अंदर सब ठुसा पड़ा हुआ है। और जितने ज़्यादा चाइनीज़ ब्रांड्स भी आ रहे हैं वो लोग भी इसी रेंज में निकाल रहे हैं बाइक। तो कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है। ऑब्वियसली ट्रायम्फ का अपना ब्रांड वैल्यू है और सारी चीज़ें हैं, तो बस सेल और आफ्टर सेल सर्विस पे अगर बना लिया उन्होंने तो फिर इनको कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि जो गाड़ी बनाई है वो दिखने में और जो स्पेसिफिक और जो फर्स्ट इनिशियल लुक्स है उसका काफ़ी मज़ा आ रहा है सुन के। बट स्टिल आफ्टर सेल सर्विस और ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए तभी जाके चलेगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बाद में अगर लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गई तो फिर वो बैड माउथिंग चालू हो जाती है, फिर वही चीज़ फैलने लगती है, फिर लोग फिर लेते नहीं हैं फिर। तो आप बताइए गाइस आपको ये बाइक कैसी लगी? मुझे तो बहुत बेहतरीन लगी। मुझे इससे लग रहा है कि मुझे एक टेस्ट राइड लेनी चाहिए। आप मुझे बताइए इसका एक डिटेल और आपको रिव्यू चाहिए कि नहीं। और इसके साथ में आप मुझे ये भी बताइए कि आप इस बाइक को किसके साथ में कंपेरिजन चाहते हैं। ऑल्दो मैं अभी के टाइम पे सिर्फ स्पेक वाइज और यहाँ पे बैठे हुए ही कंपेरिजन दे पाऊँगा, बट वो रहेगा मेरा डिटेल रिसर्च। आपको उसके बारे में रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो रिसर्च मैं आपके लिए कर दूंगा। कर बैठे बैठे ही हुआ पॉसिबल तो मैं जाके भी, क्योंकि मैंने काफ़ी बाइक्स चला रखी हैं, काफ़ी कुछ बाइक्स मैं ओन भी करता हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया है। तो अगर आप मुझे बताइए अगर आपको इस बाइक के साथ में किसी और का कौन सी बाइक का कंपैरिजन चाहिए तो मैं वो नेक्स्ट इसके अंदर लाने की कोशिश कर सकता हूँ। तो टिल द टाइम गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हिट दैट लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब टू द चैनल, और दोस्तों में शेयर कर दो अगर उनके बारे में पता नहीं रहे, किसी को ये बाइक खरीदी रहेगी तो। ठीक है गाइज, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, राइड सेफ, राइड हार्ड, एंड एज आई डोंट लिव, राइड लाइफ गाइज। बाय बाय।